प्रिय बच्चों, मैंने आपके पास इस पाठ के पीडीएफ भेजी थी और साथ में कहा था कि लेखक का परिचय आप लिखेंगे। परंतु लेखक का परिचय कई बच्चों ने लिखा, तो जो लिखा उन्होंने उस तरीके से नहीं लिखा जिस तरीके से लेखक का परिचय लिखा जाता है। अब लेखक के परिचय में कम से कम 4 पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है जन्म एवं शिक्षा, दूसरा पॉइंट होता है रचनाओं का, और तीसरा पॉइंट होता है भाषा शैली, चौथा पॉइंट साहित्यिक विशेषताएं। नीचे वाले 2 पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं। इस प्रकार से ये 4 नंबर का जो है पेपर में आता है। और यदि आपने 10-12 पंक्तियाँ लिखी और हो गया कि लेखक परिचय, तो वो नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। पाठ को आज हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण जो है वो स्मरण के आधार पर लिखा जाता है बेटा। स्मरण का मतलब होता है याद, कि जैसी भी घटना हुई उस घटना के बाद जो भी यादें रहीं, उन यादों के आधार पर जो है एक लेख लिख दिया और नाम दिया गया सांवले सपनों की याद। किसकी याद में लिखा गया? मशहूर यानी कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद। और कब लिखा गया? 1987 में, जब प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु हुई तब ये लिखा गया, 1987 में, ध्यान रखेंगे। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद और लिखने वाले हैं जाबिर हुसैन। ध्यान रखेंगे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, एक समूह मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। उस समय की बात जिस समय उनकी अंतिम यात्रा चल रही थी मृत्यु के बाद, तब की ये पंक्ति जो है लिखी है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, क्योंकि आपको पता है डेड बॉडी जो है वो सबसे आगे, उसको लेके चलते हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? और कैसे गा सकेगा? क्या गा ही नहीं सकता। आप समझ सकते हैं कि बहुत से मशहूर लोग, बहुत से इतने इम्पोर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो देश में, संसार में कोई हैं, परंतु उनको हम वापस ले नहीं सकते, वापस वो आ नहीं सकते। जो मर गया सो मर गया। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। इसे कहा गया सोया हुआ पक्षी सालिम अली को। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर गीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? सोता का मतलब स्रोत, सोर्स। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक बना है बेटे मिथ्या से। अब मिथ्या का मतलब क्या होता है? जिन्होंने ऐसे जो है कार्य कर दिए हों जो लोगों के लिए मतलब हैरानी का विषय हो, जो संभव न लगते हों, तो इस कारण से उसको एक तरीके से मिथक कह दिया है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था।
कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था या नहीं हुआ था, कोई नहीं पता। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, काया कैसी थी? कमज़ोर। नाम क्या था? सालिम अली। किनसे प्रेम करते थे? पक्षियों से। कैसे वैज्ञानिक थे? पक्षी विज्ञानी थे। ये याद रखेंगे। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे रह गए थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, मौत किससे हुई? लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर दोनों इंग्लिश के शब्द है बेटा। बर्ड माने पक्षी, वॉचर माने उनकी रखवाली करने वाला, उनको संभालने वाला। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं, दूर क्षितिज तक। क्षितिज पुस्तक का नाम भी है आपकी का। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आसमान मिलते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये छत्तीस नुमा जो आसमान है ये टिका हुआ है। तब फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, जीवन साथी का नाम क्या था? तो आप कहेंगे तहमीना नाम था उनका। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकर जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। उनसे वो मिले थे साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर सालिम अली किससे मिले थे? आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह से मिले थे जो उस समय प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछ सकते हैं चौधरी चरण सिंह से किस कारण मिले थे? तो आप ऊपर वाली पंक्ति लिख देंगे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम हो गई थीं। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। याद रखेंगे।
प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि सालिम अली ने जो अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम क्या था? तो आप बताएंगे उसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल का मतलब गिरना, स्पैरो माने चिड़िया, एक चिड़िया का गिरना। चलो आज फॉल ऑफ ए स्पैरो तक ही हम इसको खत्म करते हैं। बाकी पार्ट जो रह गया उसको भी आप पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे पाठ को समझने की, और कुछ क्वेश्चंस भी जो हैं आप इस पार्ट से लिखेंगे।